जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ में जो हिंदी का पेपर आया था 2024 के सामान्य हिंदी में। ठीक है, तो क्लास ट्वेल्थ वालों को भी बहुत इंतजार होगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और कौन सा गलत हुआ। तो आज हम लोग देख लेते हैं कितना उत्तर आप लोगों ने सही किया और कितना गलत। ठीक है, तो स्कोर जानने के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हिंदी में कौन सा प्रश्न आया था। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे। पहला प्रश्न आया था यहाँ पे, देखिए उद्दंत मार्डंट का प्रकाशन वर्ष क्या है। एक सेकेंड। ठीक है, देखिए तो पहला प्रश्न क में क्या आया था, उद्दंत मार्डंड का प्रकाशन वर्ष आप लोग को बताना था 1832, 1836, 1826, 1831। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, 1826 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला प्रश्न था सेवा सदन के लेखक कौन है। तो प्रेम चतुर्सेन शास्त्री, प्रेमचंद, विश्वभरनाथ शर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था इंदुमती रचना की विधा है। तो इंदुमती आप लोग की कहानी विधा की रचना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था कूटज। कूटज निबंध के लेखक कौन हैं। तो यशपाल, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है, कूटज निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न था छायावादोत्तर युग के लेखक कौन है। तो आप लोगों का शुक्लोत्तर युग बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न था आप लोगों का जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कृति कौन सी है। तो आप लोगों को पता ही है, कामायनी जो है इनकी महाकाव्य कृति है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा था आप लोगों को बताना है। तो 1951 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न आया था एक यूपी बोर्ड में कि प्रथम तार सप्तक कब हुआ था। तो 1943 में हुआ था। ठीक है, 1943 शायद था, तो 1943 सही हो जाएगा। और दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या आया है। अगला प्रश्न देखिए क्या आया था, हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, गोपाल सिंह नेपाली को, भगवती चरण वर्मा को, हरिवंश राय बच्चन को, महादेवी वर्मा को। ठीक है, तो हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता था। तो याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन को यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता था। अगला प्रश्न था सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है। तो ये प्रश्न आप लोगों का ये भी कक्षा 10 से लिया गया है, लेकिन क्लास 12 में ही है। तो पल्लव बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कामायनी किसकी रचना है आप लोगों को पता ही है, ये जयशंकर प्रसाद की। तो ये तो गलत हो गया। यामा महादेवी वर्मा के, ये आप लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं, रसीम रथी के रचनाकार कौन है। तो रसीम रथी के आप लोगों को पता ही है, ये है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आया था वो आया था आप लोग को दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना था। ठीक है, तो ये आप लोग को पढ़ना था। ठीक है, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम बताना था। ठीक है, कौन से पाठ से लिया गया है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी हो रही, सॉरी कुछ सामग्री भरी है। तो ये आप लोग का कहाँ से लिया गया था, ये आप लोग को बताना था। ठीक है, ये शायद डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो था वो हम लोगों का था, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना था। ठीक है, तो पद्यांश दिए गए थे, यहाँ पे पद्यांश का सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ लिखना था। ये एक एक प्रश्न दो दो नंबर का है। ठीक है, दो दो नंबर का आप लोगों का प्रश्न आया था, टोटल 10 नंबर का ये प्रश्न था आप लोगों का। अगर आप लोगों ने उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ बहुत ही अच्छे से लिखा होगा तो आप लोगों को इसका पूरा नंबर जरूर मिलेगा। संदर्भ कैसे लिखा जाता है इसका वीडियो में, अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में संकलित जो भी आप लोग का होगा उसके आगे डैश करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उस पाठ से उद्धृत है, ऐसा ही लिखना था आप लोगों को। तो संदर्भ में आप लोगों ने लिखा होगा तो 2 नंबर आप लोगों का यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न था अंश की व्याख्या करना था, तो 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखना था, और श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही थी और कैसे, ये भी उत्तर 2 नंबर का प्रश्न था। अगला था हम लोग का रजनी और प्रभात शब्दों में दो दो पर्यायवाची लिखना था। आगे बढ़ते हैं, अथवा में भी प्रश्न था, अथवा भी पद्य था। पद्य को पढ़ने के बाद आप लोगों का उसका संदर्भ और व्याख्या करना था। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोगों को 2 नंबर व्याख्या करने पर 2 ही नंबर मिलते, टोटल आप लोगों का 10 नंबर यहाँ से रेडी हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या था। अगला प्रश्न देखिए क्या था यहाँ पे।
ठीक है, अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना था। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना था। अधिकतम शब्द सीमा कितना है, तो 80 शब्दों में उनका साहित्यिक परिचय लिखना था। कौन कौन से थे, प्रोजी सुंदर रेड्डी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर और हरिशंकर परसाई। कुछ लोगों ने जो साहित्यिक परिचय याद किया होगा वो साहित्यिक परिचय नहीं आया था, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने आई होप 2-3 तो आप लोगों ने साहित्यिक परिचय याद ही किया होगा। ठीक है, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी और कन्हैया लाल मिश्र का आया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो 5वें के बाद छठा आता है, लेकिन यहाँ पे 11 नंबर आ गया है। ठीक है, 5वां प्रश्न ऊपर था और 11वां यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये भी गद्य पद्यांश दिया गया था और ये प्रश्न पूछा गया था, बाढ़ की विभीषिका दृढ़ से बताइए, ये सब प्रश्न था। ठीक है, 1, 2 और 2 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोगों का जो प्रश्न था ये देखिए यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न जो था यहाँ पे, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ आप लोगों को बताना है। ठीक है, अवलंब और अविलंब ये दो शब्द आए थे, तो आप लोगों को इसका अर्थ बताना था। ठीक है, तो अवलंब का यहाँ पे क्या अर्थ होता है, यहाँ पे अवलंब का होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ब सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला जो प्रश्न था वो देखिए क्या था। अगला प्रश्न था आप लोगों का भवन और भुवन। ठीक है, तो भवन का अर्थ आप लोगों को पता ही है कि भवन का अर्थ जो होता है वो घर ही होता है, तो आप लोगों को ऑप्शन तुरंत टिक करना चाहिए घर। ठीक है, घर और संसार, भुवन का मतलब संसार ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द का दो सही अर्थ बताना है। ठीक है, पद का क्या अर्थ होता है, पद का आप लोगों को पता है, ये पद मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का ओहदा। ठीक है, कोई पद हो गया, पद हो गया। ठीक है, ओहदा किसी चीज़ पर सिंहासन हो गया। दो सही अर्थ बनाना था। नीरज का क्या मतलब होता है, नीरज का मतलब होता है कमल। ठीक है, कमल हो गया, बादल हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हो गया, नीरज का अर्थ हो गया। विधि का मतलब क्या होता है, विधि इसका मतलब होता है तरीका। ठीक है, विधि का मतलब क्या होता है, तरीका हो गया, या भाग्य भी कहते हैं किसी का, विधि भाग्य खराब हो गया, विधि खराब हो गया। ठीक है, अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब आप लोगों को पता ही है, किसी चीज़ का हिस्सा। ठीक है, किसी चीज़ का हिस्सा, या अंश का मतलब कंधा भी होता है। ठीक है, कंधा भी होता है और हिस्सा भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या आया था। ग नंबर प्रश्न में आया था, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना था। ठीक है, तो 100 वर्षों का समय, सैकड़ा, शताब्दी, आंकड़ा, संवत, तो ये सभी गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, शताब्दी। ठीक है, तो 100 वर्षों के समय को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। अगला प्रश्न था देखिए क्या था। अगला प्रश्न था यहाँ पे अधिक बोलने वाला। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है। ठीक है, मिष्टभाषी शायद मीठा बोलने वाले को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे अ, वाचाल, सबसे अधिक बोलने वाले को कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न था वो था वाक्यों को शुद्ध करना था। ठीक है, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को शुद्ध करना था। यह अनुदित रचना है, ये आप लोगों का पहले से ही शुद्ध रचना था। ठीक है, यह अनुदित रचना, ये सही है। आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, तो आशीर्वाद में यहाँ पे आशीर्वाद जो है वो थोड़ा सा गलत सा लिखा था। ठीक है, तो आशीर्वाद ऐसे लिखना था। ठीक है, आशीर्वाद आप लोगों को ऐसा ही शायद था, तो आशीर्वाद शायद ऐसे लिखना था। ठीक है, तो ये भी मुझे सही लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पक्षी पेड़ में है, तो ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे पक्षी पेड़ पर है, पर हो जाएगा मे की जगह पे। ठीक है, अगला था तुम मेरे पुस्तक को दे दो, तो ये भी अटपटा है, ये भी गलत है, इसका सही हो जाएगा तुम मुझे, ठीक है, पुस्तक, तुम मुझे पुस्तक दे दो। ठीक है, तुम मुझे पुस्तक दे दो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को नहीं होगा, मुझे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न था वो कर्ण रस और कणु रस और श्रृंगार रस का लक्षण और उदाहरण देना था आप लोगों को, तो आप लोगों को ये पता ही है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है यहाँ पे। ठीक है, तो करुण रस का आप लोगों को पता ही है, करुण रस का शोक हो जाता है, जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में बदल जाता है, वहाँ करुण रस होता है। ये तो मैंने पढ़ा दिया था, आप लोगों को रिवीजन करके जरूर गए होंगे आप लोग। तो श्रृंगार रस और करुण रस का लक्षण और उदाहरण आया था। अगला प्रश्न क्या था हम लोग का, यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न था भ्रातिमान अलंकार और अनुप्रास अलंकार का लक्षण और उदाहरण देना था आप लोगों को। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार आप लोग दे सकते हैं जहाँ पे शब्दों की बार बार क्या हो, आवृत्ति होती है, शब्दों की बार बार क्या हो, आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। दोहा छंद और कुंडलियाँ छंद पूछा गया था, तो आप लोग दोहा छंद में बता सकते हैं कि जहाँ पे इसमें दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, ये आप लोगों को पता है। अगर बात करें इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, तो पहले और तीसरे चरण में आप लोगों का कितना कितना मात्रा होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और बात करें दूसरे और चौथे, इन दोनों चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, 11-11 मात्राएं होती हैं।
आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से लिखा होगा, आप लोगों का नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। तो दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लिखना था। अगला प्रश्न आया था, बैंक के शाखा प्रबंधक को स्वरोजगार हेतु ऋण की मांग करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बैंक के प्रबंधक को लिखना था। ठीक है, क्या लिखना था, जो रोजगार होते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं होता है, तो उनके लिए ऋण मांगने के लिए पत्र लिखना था। ठीक है, तो ये आप लोग की किताब में है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अथवा में कौन सा प्रश्न आया था, अपने मोहल्ले की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना था कि नगर में जो है वो गंदगी फैल रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिख दीजिए। अगला प्रश्न था हम लोग को किसी एक, अगला देखिए प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था यहाँ पे निबंध। ठीक है, अगला प्रश्न था निबंध, आप लोगों को लिखना था, किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में एक निबंध लिखना था। व्यवसायिक शिक्षा के विविध आयाम, वर्तमान युवा दशा और दिशा, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधक, और पुस्तकालय का महत्व, इनमें से कोई एक आप लोग को निबंध लिखना था। ये आप लोगों का शायद अकेले ही 10 नंबर का निबंध था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो आप लोग को पूरा पूरा नंबर इसका मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग का इतना ही था, लेकिन इसके आगे आप लोग आधा जो हम लोगों ने ऊपर नहीं देखा पाँचवें एक बात यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे है। ठीक है, हम लोग का था किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना था। ठीक है, तो ये भी 80 शब्द में आया था। आप लोगों को उल्लेख किसका करना था, कवि का लिखना था। मैथिली गुप्त, सुमितानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए और उनकी कृतियों का उल्लेख करना था। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से किया होगा तो 5 नंबर आप लोगों को यहाँ से तैयार हो चुका है। अगला प्रश्न था, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना था, अधिकतम कितने शब्द सीमा में, 80 शब्द में। ठीक है, ये 5 नंबर का प्रश्न था आप लोगों का, 5 नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न था लाठी। लाठी कहानी आप लोगों ने जरूर पढ़ना था, वो कथा सार अपने शब्दों में लिखना था और अधिकतम शब्द सीमा कितना था, 80 शब्द था, 80 शब्दों में आप लोगों को लिखना था। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न था वो खंड काव्य से था। तो खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और अधिकतम शब्द सीमा आप लोगों को 80 शब्द दिए गए थे। ठीक है, तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना था, यथवा में है, या मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करना था। यहाँ से भी आप लोगों का 5 नंबर तैयार हो गया। चाहे तो रसीम रथी से भी लिख सकते थे। ठीक है, तो जो आप लोगों को याद होगा वो आप लोगों ने लिखा होगा। अगला प्रश्न था, तो हम लोग का इतना ही था। ठीक है, तो संस्कृत में भी कुछ प्रश्न आया था, ये भी देख लीजिए। संस्कृत पद्यांशों में किसी एक ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। ये आप लोगों का गद्यांश दिया गया है, इसमें ससंदर्भ लिखकर आप लोगों को हिंदी में इसका अनुवाद करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या आया था यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए क्या आया था, अगला प्रश्न यहाँ पे ख नंबर में आया था, श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। श्लोक आप लोगों को दिया गया हो, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरे घटे घटा, तो इसका आप लोगों को अर्थ लिखना था, हिंदी में अनुवाद करना था कि जल के एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार जो विद्यार्थी होता है रोज प्रतिदिन एक एक दिन पढ़ता रहता है तो उसका विद्या बढ़ जाता है। ठीक है, या अथवा में इसका दिया गया था, इसका भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों का 7 नंबर तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोगों का क्या था, अगला हम लोगों का था, आया था निम्नलिखित मुहावरों का लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था। जैसे अगला के घोड़े दौड़ाना, यानी बहुत तेज सोचना। ठीक है, बहुत सोचना विचारना। आजकल के वाक्य प्रयोग कर देता हूँ मैं, जैसे लिख सकते थे कि आजकल हर कोई दुकान से सामान खरीदने से पहले अकल के घोड़े दौड़ाता है। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ बहुत अधिक प्रिय होना। ठीक है, बालू से तेल निकालना। ठीक है, आँख के अंधे नाम नयन सुख, ये अर्थ बताना था आप लोगों को, किसी एक का अर्थ लेकर वाक्य का प्रयोग करना था। ठीक है, तो 2 नंबर का यहाँ पे एक प्रश्न आया था आप लोगों का। अगला था अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना था। ठीक है, तो ये आप लोगों का जितना पैराग्राफ है, आप लोगों को इतना पूरा पैराग्राफ आप लोगों को क्या करना था, पढ़ना था। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप लोगों को इसका उत्तर देना था कि हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा पढ़ने के बाद आप लोगों को उत्तर देना था, शरीर का स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है, आधुनिक युग में योग का महत्व क्यों बढ़ा है, स्पष्ट कीजिए। तो ये सभी प्रश्न आया था। अथवा में क्या प्रश्न आया था वो आप लोग ऊपर देख लीजिएगा, 9वें से 10वें 11वें नंबर पे। ठीक है, तो 11वें नंबर से आप लोग का यहाँ से प्रश्न स्टार्ट था। ठीक है, तो ये था, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से था। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसका अथवा में था, बाढ़ की विभीषिका दृढ़ से बताइए। ठीक है, तो ये सभी मैंने करा दिया है। ठीक है, तो करा दिया है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को डेली पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब आप लोगों का नेक्स्ट पेपर किस विषय का है और आप लोग कब पेपर देने जाएंगे वो आप लोग कर देना। ठीक है, तो आज आप लोगों का था 20 फरवरी। ठीक है, तो 20 फरवरी को आप लोगों का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसका एनालिसिस मैं बाद में ले आऊँगा। ठीक है, तो पहला आप लोगों का जो पेपर हुआ था वो 18 फरवरी को हुआ था, तो आज का पेपर का एनालिसिस मैंने करवा दिया है। 18 फरवरी हिंदी का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस ये वीडियो रहा। ठीक है, तो अब आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।